पिछले वीडियो में हमने स्टोर लेजर अकाउंट में सामग्री इशू करने की 4 विधियों के बारे में पढ़ा है। फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। इन्हीं विधियों में कुछ समायोजन जो वेस्टेज से संबंध में किए जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे सामग्री के हम भौतिक मिलान करते हैं, मतलब हम एक इशू के एंट्रीज अकाउंट्स में करते हैं और एक्चुअल में फिजिकली हमारा स्टॉक स्टोर में रहता है। जब उसका आपस में मिलान करते हैं तो उसमें यदि कुछ अंतर आ जाता है तो अंतर को हम कैसे एंटर करेंगे या कैसे डिस्पोजल करेंगे उस चीज़ का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला स्थिति है कि लेखांकन में त्रुटि के कारण सामग्री के मूल्यांकन में अंतर आ गया है। किसी लेखा करने में गलती करने की वजह से हमारा डिफरेंस आ गया है, तो सिर्फ त्रुटि का सुधार कर दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि स्थिति ऐसी है कि असामान्य कारणों की वजह से सामग्री में हानि हुई है और उसके कारण हमारे अंतर आया है, जैसे चोरी, बाढ़, आग या किसी भी अन्य कारण की वजह से यदि असामान्य हानि हुई है, तो ऐसी हानि को हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट, लागत लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो ऐसी हानि को किसी भी लागत में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन यदि हानि हमारी सामान्य कारणों से हुई है, यदि सामान्य कारणों की वजह से हमारी हानि हुई है और उसका कोई अंतर यदि आया है, तो सामान्य हानि को स्टोर लेजर अकाउंट बनाते समय, लेखांकन करते समय 2 तरह से इसका लेखांकन, इसका व्यवहार किया जा सकता है। पहला, सामग्री हानि को कारखाना ऊपरी व्यय का भाग मानना, मतलब हम जो भी हानि हुई है उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट मान लेते हैं। यदि इस विकल्प का हम प्रयोग करते हैं तो सामग्री की जो हानि है उसकी मात्रा को हम इशू की तरह इशू के कॉलम में दिखाएंगे, और जो भी विधि आप अपना रहे हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, उसके आधार पर उसकी रेट तय होगी, उसका मूल्य निकल जाएगा, और जो भी राशि निकलेगी इसके मूल्यांकन के पश्चात उस राशि को फैक्ट्री ओवरहेड मानकर फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल कर दिया जाएगा। और इस तरीके से हम इशू में दिखा के बैलेंस को कम कर देंगे। लेकिन एक विधि और है जिसमें भी सामान्य हानि का लेखा किया जाता है, वह है हमारी शेष सामग्री की लागत को बढ़ाना, इन्फ्लेटेड बाय कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। यदि हम इस विकल्प को अपनाते हैं तो इस विकल्प को अपनाते समय इशू के कॉलम में वेस्टेज की क्वांटिटी तो लिखी जाएगी, वेस्टेज की सामग्री की मात्रा तो लिखी जाएगी, लेकिन मूल्य उसका 0 लिखा जाएगा, जिस वजह से बैलेंस निकालते समय हमारी क्वांटिटी तो कम हो जाएगी लेकिन मूल्य पूर्ववत ही रहेगा, पहले वाला ही रहेगा, जिस वजह से हमारी रेट पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार कि यदि हम दूसरे विकल्प को, यानी शेष सामग्री की लागत को बढ़ाने वाले विकल्प को यदि हम उपयोग में लेते हैं, तो इस विकल्प का प्रयोग करते समय जब हम वेस्टेज की सामग्री को इशू में दिखाएंगे तो मात्रा तो दिखाई जाएगी लेकिन मूल्य उसका 0 दिखाया जाएगा इशू के कॉलम में, जिस वजह से जब आप बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस में हमारी क्वांटिटी तो कम हो जाएगी लेकिन मूल्य पहले वाला ही रहेगा, जिस वजह से हमारी रेट जो होगी फर्दर इशू की वो हमारी बढ़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं शेष सामग्री की लागत को बढ़ाना। तो आगे के कुछ एग्जांपल्स जब हम करेंगे तो उसमें सामान्य हानि कई बार प्रश्न में आ जाती है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो हम 2 में से किसी भी एक विकल्प को अपना सकते हैं, और यदि प्रश्न में आपको दे रखा है कि इस विकल्प को ही अपनाना है तो हम उस विकल्प को भी ही अपनाएंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल में इन दोनों ही विकल्प को बताऊंगी कि कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ। इस एग्जाम्पल में आपको ये दे रखा है 15 अक्टूबर को वेस्टेज हुआ है 10 यूनिट्स का। आपके इंस्पेक्टर ने आपको इन्फॉर्म किया है कि 10 इकाइयों का वेस्टेज यानी कमी हो गई है हमारी, जो कि सामान्य हानि है, असामान्य है नहीं। और नीचे कहता है कि सामग्री उत्पादन विभागों की भारित औसत विधि, यानी आपको वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना है। उस मेथड को अप्लाई करते हुए आपको व्यवहार करने हैं। पहला विकल्प, यदि हानि को, वेस्टेज को कारखाना ऊपरी व्यय माना जाए, और दूसरा विकल्प, यदि वेस्टेज को सामग्री का मूल्य बढ़ाकर दिखाया जाए। तो पहले अपन करते हैं, जब हम वेस्टेज को फैक्ट्री ओवरहेड्स, कारखाना ऊपरी व्यय मानते हैं, तब हमें स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमें डेट दे रखी है 1 अक्टूबर को रिसीव्ड है। यहाँ पर सबसे पहले 1 अक्टूबर हमारा आ जाएगा। ईयर दे रखा है इसमें हमें 2017 अक्टूबर 1।
यहाँ पर हमें रिसीव दे रखा है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6। अमाउंट हमारी हो जाएगी 600 रुपये। जैसे हमने माल ख़रीदा है हमारे स्टोर में बैलेंस आ जाएगा 100 इकाइयों का, अमाउंट आ जाएगी 600 की। यहाँ पे मैंने बैलेंस का कॉलम बना रखा है, पहले क्वांटिटी, अमाउंट, फिर रेट फॉर फर्दर इशू। क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वेटेड एवरेज मेथड में रेट फॉर फर्दर इशू निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाय 100 हमारी रेट आ जाएगी 6 रुपये प्रति इकाई। उसके बाद नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को फिर परचेज़ किया है हमने, अक्टूबर 5 हमने फिर परचेज़ किया है यहाँ पर 200 इकाइयाँ 7.5 की रेट पर, 200 इकाइयाँ 7.5 की रेट पर। अमाउंट हमारी हो जाएगी 1500। अभी भी परचेज़ किया है तो बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा। पहले 100 इकाइयाँ थी, 200 हमने और ख़रीद ली हैं, ये हमारी हो जाएंगी 300 इकाइयाँ। अमाउंट पहले 600 थी, अब 1500 है, तो अमाउंट हमारी हो जाएगी 2100। तो रेट फॉर फर्दर इशू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 2100 डिवाइडेड बाय 300 यानी 7 पर यूनिट। अक्टूबर 5 के बाद है हमारा अक्टूबर 10, हमने इशू किया है 150 यूनिट। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे अक्टूबर 10 हमने इशू किया है 150 यूनिट। रेट हमारी पहले से डिसाइडेड है, रेट फॉर फर्दर इशू 7 रुपीज़ है, तो ये हमारी आ जाएगी 1050 रुपीज़। 300 इकाइयाँ थी, 150 हमने इशू कर दी हैं, तो बैलेंस बचा है हमारा 150 यूनिट्स का। 2100 रुपीज़ की थी, जिसमें से कम कर देंगे 1050, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड में इशू के बाद रेट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो 1050 में आप 150 का डिवाइड करेंगे तो रेट हमारी सेम आ जाएगी 7 रुपीज़ पर यूनिट। अक्टूबर 10 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 13 अक्टूबर, हमने रिसीव किया है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 8। अक्टूबर 13 हमने रिसीव किया है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, ये हमारा आ जाएगा 800 रुपये। 150 यूनिट्स थी पहले से, 100 हमने और ख़रीद ली हैं, तो ये हमारी हो गई हैं 250 यूनिट्स। 1050 थी, 800 हमने और ख़रीद ली है, तो ये हमारी हो जाएंगी 1850। अब रेट निकाल लेंगे अपन, 1850 डिवाइडेड बाय 250, तो रेट हमारी आ जाएगी 7.40 पर यूनिट। 13 अक्टूबर के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 अक्टूबर, हमने वेस्टेज दे रखा है। देखिए अब यहाँ पे वेस्टेज है 10 यूनिट्स का, तो 15 अक्टूबर वेस्टेज चूँकि इकाइयाँ हमारी कम हो रही है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, 15 अक्टूबर। ये हमारा अक्टूबर 15 है, 10 इकाइयों का हमारा वेस्टेज है। और सॉल्व करना है हमको फैक्ट्री ओवरहेड्स मान के, हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेस्टेज को फैक्ट्री ओवरहेड्स मानेंगे, जब भी हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मानेंगे तो फिर हमको सिंपल इशू की तरह इसे दिखाना है। तो इकाइयाँ हमारी 10 रुपीज़ आ गई। मेथड है हमारा वेटेड एवरेज, रेट फॉर फर्दर इशू 7.4 की रेट मानते हुए इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल लेंगे, तो हमारे 74 रुपीज़ चले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल हो जाएंगे और लागत का हमारा हिस्सा बन जाएंगे। तो 250 यूनिट्स थी, 10 इकाइयाँ हमारी कम हो गई हैं। अब बैलेंस बचा है 240 यूनिट्स का। 1850 की थी, 74 हमारा कम हो गया है, तो 1776 का बैलेंस बचेगा। रेट हमारी चेंज नहीं होगी, 7.40। अक्टूबर 15 के बाद नेक्स्ट है अक्टूबर 20, फिर हमने परचेज़ किया है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10.04। अक्टूबर 20 हमने परचेज़ किया है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10.04, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 2008। अब बैलेंस 240 था, 200 हमने और परचेज़ के लिए, तो हमारे बैलेंस कितना हो गया है 440 यूनिट्स। अमाउंट हमारी हो जाएगी 1776 प्लस
2008 मीन्स 3784। रेट फॉर फर्दर इशू निकालेंगे हम। 3784 हमारी अमाउंट है, 440 हमारी क्वांटिटी है, इसको डिवाइड कर देंगे 3784 डिवाइडेड बाय 440, तो रेट हमारी आ जाएगी 8.60। लास्ट ट्रांजेक्शन 25 अक्टूबर का है, इशू। लास्ट ट्रांजेक्शन अक्टूबर 25 का है, हमने इशू किया है 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स ये हमारा आ जाएगा। रेट फॉर फर्दर इशू 8.60, अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 250, तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 2150 रुपीज़। 440 यूनिट्स थी, 250 हमने इशू कर दी हैं, तो बची है हमारी 190 यूनिट्स। अमाउंट बचेगी 3784 माइनस 2150 यानी 1634। रेट हमारी आ जाएगी सेम 8.60। तो यदि हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स मान के सॉल्व करते हैं तो तरीका हमारा ये होगा कि वेस्टेज को सिंपल इशू दिखा देंगे, जो भी मेथड से जो भी रेट होगी उस रेट पे हम इशू कर देंगे, अमाउंट निकल जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स की और उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स मानते हुए कॉस्ट का पार्ट मान लिया जाएंगे। पर यदि हमें इसे सेकंड विधि से सॉल्व करना है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड विधि से, जिसका नाम है हमारा इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड। इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड, यदि इस मेथड से हमें सॉल्व करना है तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ऐसे ही चलेगा, वही हमारी रिसिप्ट्स आ जाएंगी, वही हमारी इशू आ जाएगी। वेस्टेज के बाद मैं आपको इसी आंसर में चेंज करके दिखाती हूँ कि यदि आप सेकंड विधि अपनाते हैं तो फिर आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जब हम मेथड अप्लाई करेंगे इसको हम इन्फ्लेटिंग प्राइस से, तो जब 10 रुपये का हमारा वेस्टेज होगा तो हम इशू में इकाइयाँ तो दिखाएंगे, पर रेट हमारी कितनी आ जाएगी, इसमें हमारी रेट आ जाएगी नील। इसमें कोई भी हमको अमाउंट नहीं दिखानी है, रेट भी नील आएगी और इसमें अमाउंट भी हमारी आ जाएगी नील। तो यहाँ पे 250 यूनिट्स थी, 10 का वेस्टेज हो गया, तो क्वांटिटी तो हमारी हो गई है 240, लेकिन अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट हमारी सेम वही रहेगी 1850। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब हम सेकंड विकल्प को इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड की विधि को अपनाते हैं तो जब भी हमारा वेस्टेज होगा तो वेस्टेज निकालते समय हम इकाइयाँ तो कम करके दिखा देंगे बैलेंस में, पर वैल्यू उसकी सेम रहेगी, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, जिस वजह से हमारी रेट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी जो रेट 7.40 थी, अब रेट चूँकि इकाइयाँ तो हमारी 240 रह गई हैं, अमाउंट अभी भी 1850, तो रेट हमारी इन्फ्लेट यानी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारी रेट अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 7.708, अप्रॉक्सीमेटली आ रही है हमारी 7.708। फिर नेक्स्ट हमने परचेज़ किया था 200 यूनिट्स 10.4 की, तो 240 प्लस 200 440 आ जाएगा, अमाउंट वही रहेगी 1850 प्लस 2008, तो हमारा अमाउंट आ जाएगी 3858। अब नई रेट आ जाएगी हमारी 3858 डिवाइडेड बाय 440, यानी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 8.768। अक्टूबर 25 को हमारा इशू था 250 यूनिट्स का, तो 250 यूनिट्स की जो रेट है इशू की वो आ जाएगी 8.768, तो अमाउंट हमारी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी
2192 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। अब इकाइयाँ बचेंगी हमारी 190, अमाउंट बचेगी 1666 और रेट हमारी रह जाएगी 8.768। देखिए प्रश्न में यदि हमें वेस्टेज या शॉर्टेज दे रखा है और वो नॉर्मल प्रकृति का है, सामान्य प्रकृति का है, तो हम दो विधियों से अपना सकते हैं। फर्स्ट, यदि हमने फैक्ट्री ओवरहेड माना है तो हम वेस्टेज दिखा देंगे 10 यूनिट्स का, जितनी भी इकाइयों का वेस्टेज हो वेस्टेज दिखा देंगे, उसकी रेट जो भी होगी फर्दर इशू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी, सिंपल हम बैलेंस निकाल देंगे। पर यदि वह सेकंड विधि यानी इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड से करा गया है तो इकाइयाँ तो हम दिखाएंगे पर वैल्यू हमारी उसकी होगी निल, जिससे बैलेंस में हमारी इकाइयाँ तो कम हो जाएंगी, अमाउंट सेम रहेगी, जिससे रेट हमारी इन्फ्लेट हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। ये तरीका है हमारा इन दोनों विधियों में वेस्टेज को दिखाने।